बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 21 फरवरी है, दिन है पीर का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अपोजिशन ने जो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला किया है। अपोजिशन का ये फ़ैसला क्यों ख़तरे में है, तहरीक अदम एतमाद को लाने के रास्ते में कौन सी कानूनी रुकावट आई है, कौन सी कानूनी आड़ जो है वो रास्ते में आई है। एक तो ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में आप नाज़रीन को बताएंगे कि कल लाहौर में किन दो बड़े लीडरान की मुलाकात होने वाली है। यानी आज इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात होगी। इस मुलाकात के बाद लाहौर में किन शख्सियात की मुलाकात होगी, उस मुलाकात का ताल्लुक़ किन सियासी मामलात के साथ होगा, ये भी आपको बताएंगे। और इसी खबर में ये भी आप नाज़रीन को बताना है कि मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मीडिया से क्यों खाइफ हैं और दोनों लीडरान ने आज मीडिया से मुतल्लिक किस किस्म का हुक्म जारी किया है, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज बरतरफ जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने बतौर वकील पहली नाकामी का सामना करना पड़ा है। किस मुकदमे में वो पेश हुए, किस बेंच के सामने पेश हुए, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और आज इलेक्शन कमीशन ने एक हंगामी इजलास जो है वो तलब किया है और इस हंगामी इजलास में किस मामले पे, किस कानूनी नुक्ते पे गौर किया गया, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस सरदार तारिक मसूद कर रहे थे, इस बेंच के सामने पेश हुए। ये नाज़रीन पिंडी कचहरी में एक दो ग्रुपों के दरमियान जो है वो तसादम का वाक़या पेश आया था, जिसमें लोग ज़ख्मी भी हुए थे। 20 मुल्ज़मान की ज़मानत के सिलसिले में शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो है वो 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। 3 रुकनी बेंच ने दलाइल सुनने के बाद ये जो 20 मुल्ज़मान की ज़मानत की दरख्वास्त थी, इसे खारिज कर दिया गया। शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि ये मुल्ज़मान 6 माह से जेल में हैं, इन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाए। लेकिन जज साहबान का ये कहना था, ख़ास तौर पर जस्टिस काजी अमीन का, कि ये जो 20 लोग हैं ये कचहरी में क्या करने के लिए आए थे, किस मुकदमे में आए थे। तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अदालत को ये बताया, बल्कि जस्टिस काजी अमीन ने यह भी कहा कि इनका ताल्लुक़ जो है वो कचहरी के किसी करीबी अतराफ़ के इलाकों से नहीं था, बल्कि ये दूर दराज के इलाकों से पिंडी कचहरी में आए थे। तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा कि इनके कुछ साथियों की, कुछ अजीज़ों की, कुछ दोस्तों की जो है वो ज़मानतों की दरख्वास्तें पिंडी कचहरी में लगे हुई थी। तो ये अपने दोस्तों के साथ, अपने ताल्लुक़दारों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए आए थे। तो जैसे काजी अमीन ने कहा कि ये जो लोग वहाँ पर जिनकी आप ज़मानत मांग रहे हैं, इन्होंने तो पिंडी कचहरी में तोड़ फोड़ वहाँ पे की। तो जब इस तरह के इक़दामात जो है वो पिंडी कचहरी में अदालतों के सामने उठाए जाएंगे, तो फिर अदालत का जो एक निज़ाम है इंसाफ की फराहमी का, उस पर लोग किस तरह से एतमाद करेंगे। तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अदालत से कहा कि मैं अपनी ज़मानत की दरख्वास्त वापस ले लेता हूँ। लेकिन इससे पहले अदालत जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त को, 20 मुल्ज़मान की ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर चुकी थी। तो अदालत ने कहा कि जब एक मरतबा अदालत ऑर्डर जो है वो डिक्टेट कर दिया जाए, उसके बाद आप दरख्वास्त वापस नहीं ले सकते। तो ये बरतरफ़ी के बाद पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के सामने शौकत अजीज़ सिद्दीकी पेश हुए 20 मुल्ज़मान की ज़मानत के लिए। लेकिन उन्हें पहले ही मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा। यहाँ पर नाज़रीन मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक लेता हूँ। दोबारा से जो अगली खबर है इलेक्शन कमीशन की, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी काम आन पड़ा है। तो अब नाज़रीन आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन में किस मामले पर हंगामी इजलास हुआ। नाज़रीन हुकूमत की जानिब से जो कोड ऑफ कंडक्ट से मुतल्लिक, इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतल्लिक जो नया ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, इस मामले पर आज इलेक्शन कमीशन में हंगामी इजलास हुआ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन और दीगर हुकाम इस इजलास में मौजूद थे। और जो इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम है, उसने इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम को इस मामले पर जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, कोड ऑफ कंडक्ट से मुतल्लिक आगाह किया और जो इस ऑर्डिनेंस में कानूनी आइनी पेचीदगियाँ पाई जाती हैं, उस पर जो है वो ब्रीफिंग दी गई। और इस मुलाकात में यह फैसला किया गया कि इस मामले पर जो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान हैं, रियासत के हुकूमत पाकिस्तान के सबसे बड़े लीगल माइंड्स होते हैं, कानूनी वकील होते हैं, उनसे रब्ता किया जाएगा। तो इस हंगामी इजलास के बाद अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद जो है वो इलेक्शन कमीशन पहुँचे हैं और इलेक्शन कमीशन में खालिद जावेद खान, अटॉर्नी जनरल की, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और जो कानूनी टीम है इलेक्शन कमीशन की, उनके साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ये जो हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस जारी किया गया है कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से, उस पर तशवीश का इज़हार किया गया कि इसमें कानूनी हुक्म है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हुक्म है, हुक्म मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है कि आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। और साथ में इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम का और दीगर हुकाम का ये भी कहना था
कि हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, हुकूमत के पास अख्तियारात होते हैं, हुकूमत पावर में होती है। जब हुकूमत के अपने वज़रा और ख़ुद बड़े बड़े जो ओहदों पर बैठे हुए पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं वो इलेक्शन कैंपेन में जाके जलसों से खिताब करेंगे, तो जो अपोजिशन के लोग होंगे, उनके जो कैंडिडेट होंगे और जो आज़ाद अरकान इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होंगे, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास ना रियासती वसाइल होंगे, ना रियासती अख्तियारात होंगे, ना वो पब्लिक ऑफिस होल्डर होंगे। तो इस तरह से बराबरी की सतह पर जो इलेक्शन कमीशन चाहता है कि साफ शफाफ इंतखाबात करा जाएँ, तो वो बराबरी का जो लेवल है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि तमाम सियासी जमातों की, चाहे वो हुक्मरान सियासी जमात हो, चाहे वो अपोजिशन की सियासी जमात हो, चाहे वो कोई भी उम्मीदवार हो, तमाम लोगों को जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने का मुकम्मल तौर पे हक़ है। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से, कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, उसमें किसी किस्म की आइन और कानून की वायलेशन जो है वो सामने नहीं आती या नज़र नहीं आती। लेकिन बताया गया है कि ये जो मामला है, इस पर इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल के माबैन जो है वो मामला तय नहीं पा सके। अटॉर्नी जनरल जो है, जो उन्होंने ब्रीफिंग दी, जो उन्होंने आइन और कानून के हवाले से इलेक्शन कमीशन के सामने अपने दलाइल रखे, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मुतमईन नहीं हो सका। और कल इसी मामले पर इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास दोबारा जो है वो तलब कर लिया है। तो ये दो खबरें आपके साथ शेयर करनी थी। अब हम सबसे पहले जो आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान मीडिया से क्यों खाइफ दिखाई देते हैं, आपको मालूम है कि आज थोड़ी देर के बाद जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, हो सकता है कि मुलाकात का आगाज़ भी हो जाए मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के दौरान। मीडिया को पहले मदऊ किया गया, मीडिया को बुलाया गया, लेकिन बाद में मीडिया को इस मुलाकात के हवाले से कवरेज करने से रोक दिया गया। बताया गया है कि मौलाना फजल रहमान के जो लीगल टीम के, उनके जो मीडिया टीम के जो लोग हैं, उनकी जानिब से तमाम टीवी चैनल्स को, तमाम मीडिया आउटलेट को ये मैसेज भेजा गया है कि आप अपनी टीमों को ना भिजवाएं, ये मुलाकात जो है वो होगी। इस मुलाकात में इशारा भी दिया जाएगा, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर करेंगे। लेकिन जो भी इस मुलाकात की फुटेज होगी, आने की मुलाकात के दौरान जो गुफ्तगू होगी, वो उस फुटेज आपको पहुँचा दी जाएगी और जो भी उसमें फैसला होगा उस फैसले से मुतल्लिक भी आपको बता दिया जाएगा। यानी बड़ी होम्योपैथिक किस्म की यह खबर इस मुलाकात के हवाले से अगर हम बात करें, उनके तर्जमान की जानिब से, मौलाना फजल रहमान के जो तर्जमान की जानिब से जारी की जाएगी, वो बड़ी होम्योपैथिक की खबर होगी। क्योंकि कल भी हम यही बात कर रहे थे कि ज़राए से जो खबर आती है उसमें खबरियत होती है, लेकिन जो पार्टियाँ खुद से प्रेस रिलीज जारी करती हैं, जो उनके तर्जमान की जानिब से मीडिया को बताया जाता है, उसमें सिर्फ वही खबर होती है जो सियासी पार्टियाँ यानी मौलाना फजल रहमान या आसिफ अली जरदारी आवाम तक खुद पहुंचाना चाहते होंगे, और जो चीज़ छुपाना चाहते होंगे उस चीज़ को छुपा लिया जाएगा। तो इसलिए कल पीका लॉज के ऊपर हम अपने रिजर्वेशन भी शो कर रहे थे, अपने एतराज़ात भी शो कर रहे थे। लेकिन बहरहाल कल इस मुलाकात के बाद, यानी मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात के बाद कल लाहौर में एक और मुलाकात होने जा रही है। और इस मुलाकात में भी मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि इस मुलाकात को भी मीडिया से दूर रखा जाएगा, मीडिया को कवरेज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये मुलाकात होने जा रही है शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की। पहले आसिफ अली जरदारी चल के शहबाज शरीफ के घर गए थे, कल आसिफ अली जरदारी के घर जो उनका बिलावल हाउस है लाहौर में, शहबाज शरीफ अपने लोगों के साथ, अपने एक डेलीगेशन के साथ, पार्टी के रहनुमाओं के साथ जो है वो जाएंगे आसिफ अली जरदारी के घर बिलावल हाउस में, जहां पर वो इशाया भी होगा सियासी रहनुमाओं के लिए। और जो अदम एतमाद की तहरीक है, हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है, जो सियासी हालात चल रहे हैं, इस पर भी जो है वो गौर खौज जो है वो किया जाएगा। ये कल बड़ी अहम मुलाकात हो रही है। आजकल बहुत ज़्यादा मुलाकातें चल रही हैं, खुफिया मुलाकातें भी चल रही हैं, मीडिया के सामने भी चल रही हैं, लेकिन अब मीडिया को अवॉइड किया जा रहा है ऐसी मुलाकातों के हवाले से। आखिरी जो खबर है, जो अपोजिशन ने फैसला किया है कि हुकूमत के खिलाफ, खान साहब के खिलाफ जो है वो तहरीक के अदम एतमाद लेके आएंगे, तो इसमें कानूनी रुकावटें जो है वो सामने आई हैं। सबसे पहले तो कल अपना मरियम औरंगज़ेब जो कि तर्जमान है नून लीग की जानिब से, उन्होंने एक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि उनके पार्टी के लोगों को पेशावर से टेलीफोन आ रहे हैं और उन्होंने हुकूमत को धमकी दी है, यानी खान साहब को ये धमकी दी है, वज़ीर आज़म इमरान खान को ये धमकी दी है कि अगर ये टेलीफोन आना हमारे पार्टी के लोगों को बंद ना हुए तो फिर जो टेलीफोन कर रहा है उसका हम नाम सामने ले आएंगे। तो नाम लेने की, हालांकि पहले भी कई बार नाम लिया गया है, जो गुजरांवाला का जलसा हुआ था, जो TDM का यहाँ पर तश्कील 9 हुई थी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के निजी होटल में जो मुनक़्क़द की गई थी, उसमें भी नाम जो है वो लिए गए थे, इशारों कनायों में बताया गया था कि फ़लाँ लोग धांधली में मुलव्वस थे। लेकिन इस बार एक बार फिर मरियम औरंगज़ेब चूँकि पार्टी की तर्जमान है, नून लीग की तर्जमान है, उनकी जानिब से बयान आना इसलिए भी हैरान कुन है क्योंकि इससे पहले ये कहा जाता रहा कि नून लीग में 2 बयानिया हैं, एक नवाज शरीफ का बयानिया है, एक शहबाज शरीफ का बयानिया है, और जो शहबाज शरीफ का बयानिया है उसे मरियम नवाज़ की जानिब से जो है वो फॉरवर्ड किया जाता है, और जो शहबाज शरीफ का बयानिया है, जो शहबाज शरीफ
मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के बयानिया के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते रहे, लेकिन जो शहबाज शरीफ का बयानिया है वो कभी जो है वो हमेशा जो है वो मरीम औरंगज़ेब के ज़रिए जो है वो सामने आया है। तो अब ये जो बयान मरीम औरंगज़ेब का सामने आया है, इससे ये लगता है कि ये बयान नवाज शरीफ की तरफ से नहीं, मरीम नवाज़ की तरफ से नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ की जानिब से, पार्टी के सदर की जानिब से मरीम औरंगज़ेब को कहा गया कि आप ये बयान जो है वो फीड कर दें, जिसमें एक थ्रेटनिंग किस्म का मैसेज हुकूमत को दिया गया कि अगर आप तहरीक एतमाद को रोकने के लिए पेशावर से टेलीफोन कॉल करवाएंगे तो फिर हम उस शख्सियत का नाम लेना शुरू करेंगे, जिसके नताइज भी फिर आपको फेस करना पड़ेंगे, क्योंकि आप रियासती इदारों को सियासी मामलात में तहरीक एतमाद लाना हमारा आइनी और कानूनी हक है, लेकिन आप सियासी मामलात में पेशावर के जो इदारों के जो लोग हैं सरबराहान को घसीटेंगे तो फिर किसी किस्म की कंसेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो तहरीक एतमाद में एक कानूनी रुकावट आई है, कानूनी माहिरीन से राय तलब की गई है कि तहरीक अदम एतमाद लाए बगैर हुकूमत को किस तरह से डिस्टेबलाइज़ किया जाता है। तो आज उर्दू पॉइंट की जो खबर है उसमें बताया गया है कि कानूनी माहिरीन ने अपोजिशन को ये राय दी है कि अगर हुकूमत की जो स्ट्रेंथ है 178 176 तक है, अगर उनके 10 से 15 लोग हुकूमत को छोड़ जाते हैं तो इस सूरत में हुकूमत डिस्टेबलाइज हो जाएगी, हुकूमत जो है वो अपनी अक्सरियत खो बैठेगी। तो अपोजिशन हुकूमत से, इमरान खान से, वज़ीर आज़म से वोट ऑफ अपना एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर सकती है। दूसरा ये बताया गया है कि अगर जो एक हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो अगर हुकूमत को छोड़ जाएँ तो इस सूरत में हुकूमत जो है अपनी अक्सरियत खो बैठेगी और इमरान खान को, वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। लेकिन जब यह पूछा गया कि अगर जो लोग इमरान खान के खिलाफ वोट करते हैं या रिज़ाइन कर जाते हैं 10 से 15 लोग और स्पीकर जो हैं उनके इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। तो कानूनी माहिरीन ने कहा कि स्पीकर का अख्तियार है कि वो कब कितनी मुद्दत में उनके इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये इस्तीफ़े जो हैं स्पीकर को भिजवा दिए जाएँ कौमी असम्बली के इजलास के दौरान और असम्बली के फ्लोर पर ठहर के ये लोग ऐलान कर दें कि हमने कौमी असम्बली के सीटों से रिज़ाइन कर दिया है, मुस्तफ़ी होते हैं। अगर 10 से 15 ऐसे लोग हैं और ये राय ली गई है तो फिर वो इस्तीफ़े स्पीकर को फौरी तौर पे एक्सेप्ट करने होंगे, जिस तरह से जावेद हाशमी का इस्तीफ़ा असम्बली के फ्लोर पर तकरीर करने के बाद उस वक्त के स्पीकर अयाज सादिक को एक्सेप्ट करना पड़ा था, लेकिन बाकी जो पीटीआई के इस्तीफ़े थे वो एक्सेप्ट नहीं किए गए थे, क्योंकि असम्बली के फ्लोर पर किसी भी पीटीआई के रुकन ने इस बात का मुस्तफ़ी होने का ऐलान नहीं किया था और स्पीकर अयाज सादिक बुलाते रहे पीटीआई के लोगों को, लेकिन वो उन इस्तीफ़ों को इस तस्दीक करने के लिए स्पीकर चैम्बर में नहीं गए थे। लेकिन यहाँ पर और भी कुछ कानूनी कदगने हैं तहरीक अदम एतमाद लाने के सिलसिले में। वो कदगने क्या हैं, वो कानूनी रुकावटें क्या हैं, आइन क्या कहता है, वो भी अगले प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।